हेलो एवरीवन, आप सभी को रमो का नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। जीतने के लिए जो सबसे जरूरी क्वालिटी है वो है परसिस्टेंट लर्निंग। तो जो भी कभी किसी भी फील्ड में अच्छा करता है, जीतता है, वो भैया एक परसिस्टेंट लर्नर होता है फॉर श्योर। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी आपका सपना है, तो आपको परसिस्टेंटली सीखते रहना होगा, अपने आप को बेहतर करना होगा। वही आपके कंट्रोल में है, वही आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। तो उस चीज को बेहतर बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। अगर आप उस चीज को बेहतर बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो डेफिनेटली आप विनर बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम करने जा रहे हैं अभ्यास डीपीक्यू का सेट नंबर 79। हम ऑलरेडी 77 78 सेट्स पूरा कर चुके हैं, और जो भी लोग इस सीरीज में बने हैं, भैया आप परसिस्टेंट लर्नर हो तो एग्जाम में तो तुम मचाओगे फॉर श्योर। ठीक है, तो आज हमारा 79 सेट है। हमारी टैगलाइन आपको याद ही हो गई होगी, अब सवाल तुमसे डरेगा। इतना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे कि सवाल को डराएंगे एग्जाम में। मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 11 बजे सीरीज मैथ्स की चलती, ज़रूर फॉलो करें। और हमारा टारगेट है आपको सिलेक्शन बाई चॉइस दिलाना। कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप एग्जाम लर्निंग ऐप डाउनलोड करके हमारा अर्जुना बैच खरीद सकते हैं। ऐप में अवेलेबल है। कोई फर्दर इंक्वायरी है तो हमारी व्हाट्सएप टीम से आप रीच आउट करिए। नए बच्चों के लिए ये स्लाइड है, प्लीज़ पढ़ के जान लीजिए कि डीपीक्यू सीरीज़ क्या है, कितना कंटेंट इसमें मिलने वाला है और किस एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ये पीडीएफ आपको मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्यूआर कोड स्कैन करिए या फिर यूज़र नेम @ramos और ऑफिशियल सर्च करिए टेलीग्राम पे, और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगी। तो देखिए, जो पहला सवाल आज आपके सामने प्रस्तुत है वो कह रहा है कि एक 6 अंकों की संख्या है, ये कैसे बन रही है। हमने एक 2 डिजिट नंबर लिया और उसको हमने रिपीट किया, 3 बार रिपीट करोगे 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। फिर हमने कहा कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो बता दो कि भैया किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। ये किस संख्या से डिवाइड होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे मज़ेदार बात क्या है जो आपको यहाँ पर समझनी है, वो ये है कि भाई अगर मेरे पास एक 2 अंकों की संख्या है तो मैं उसको लिखूंगा ए बी। अब अगर मैं इसको 3 बार रिपीट करूंगा तो ये नंबर हो गया ए बी ए बी ए बी। ठीक है। अब मज़ेदार बात मैं आपको सिखाता हूं कि अगर मैं 101 को ए बी से गुणा कर दूं, एक 2 अंकों की संख्या है ए बी, 101 से गुणा करूंगा तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाता है ए बी ए बी। अगर यही मैं 10101 से गुणा करूं ए बी को, तो ये 6 अंकों की संख्या बनेगी ए बी ए बी ए बी। और अगर यही मैं 10101 के बाद एक और 01 लेके ए बी से गुणा करूं, तो देखो यहाँ पर 8 अंकों की संख्या बन जाएगी, जिसमें हमने इसको 4 बार रिपीट कर दिया है एक तरह से। तो इस पैटर्न का ध्यान रखना। अब जैसे इस प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है तो कौन सा सिनारियो है, आपको कि ये वाला सिनारियो है। तो जब हम इसको 10101 को ए बी से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो यहां पर जो संख्या है वो किससे डिवाइड हो रही है, 10101 से। और ये ऑप्शन आपको कहां दिया है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो, 3 डिजिट का रेपिटेशन होता है। अगर मेरे पास एक संख्या ए बी सी हो और उसको मैं 2 बार रिपीट कर दूं तो एक 6 अंकों की संख्या बन जाती है ए बी सी ए बी सी। और आप सभी को पता होगा कि ये जो संख्या है ये 1001 इंटू ए बी सी होता है। ये नंबर जो होता है ये 1001 इंटू ए बी सी होता है। तो अगर ऐसा कभी सवाल आए तो ये संख्या 1001 से डिवाइड हो जाएगी। और 1001 का फर्दर जो फैक्टर होता है वो होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। तो वो संख्या 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ इस सवाल में आप सभी को, किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि भाई जो अंतर है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अगर 19% के रेट से देखा जाए 2 सालों का, तो वो 577.6 का अंतर आएगा सीआई और एसआई में 2 वर्षों में एनुअल कंपाउंडिंग की गई है अगर। तो आपको बताना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। आप सभी को पता होगा कि देखो, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है 2 ईयर्स का, अगर एनुअल कंपाउंडिंग का केस होता है और रेट हमारा आर होता है, तो ये होता है R² / 100%। ठीक है, यहां पर रेट की वैल्यू क्या दी है आपको, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो ये बनेगा 361/100%, यानी 3.61%।
एक तरह से हमें ये वैल्यू प्रोवाइडेड है और ये वैल्यू हमें दी है 577.6, ठीक है। बट एक बात मैं यहाँ पर आपको और समझाऊंगा कि देखिए यहाँ पर ना आपको 19 का स्क्वायर आता है, बट 19 का स्क्वायर आप ना लिखें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि 3.61 लिखने के बाद आपका जो डिवीजन होगा वो 3.61 से होगा, शायद थोड़ी मुश्किल होगी आपको, क्योंकि 19 का स्क्वायर को अगर हम 19 इंटू 19 लिखेंगे तो 19 का पहाड़ा आता है, तो आप आसानी से डिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो बेहतर है इसको आप सीधे 19 इंटू 19 बटे 100% लेके चलें, और अगर ऐसा आप लेके चलेंगे तो आपको पता है कि ये वैल्यू हमारी है 577.6, और अगर मैं यहाँ से 100 हटा दूँ तो 100 हटाने के बाद क्या होगा, ये वैल्यू 100 से गुणा हो जाएगी, तो एक तरह से हमारी ये वैल्यू कितनी हो गई 577, फिर 60, 100 से गुणा होके ये हो गई। अब पहले आप 19 से काट लीजिए, तो 19 यहाँ 57 बनेगा, फिर 7 उतरेगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, 6 उतरेगा, 19 चौक 76 हो गया, 3040 हो गया, फिर से 19 से डिवाइड करो, 19 से करना 19 हो गया, 11 बचा, 19 छक्का 114 हुआ, तो ये वैल्यू 160 आ गई। तो 1% अगर 160 आ गया तो आपको हो गया 100%, 16,000 के बराबर है। 100% का मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल 16,000 है। लेकिन ये आंसर नहीं है, सवाल ने पूछा है कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, आप कहोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए देखिए अगर 2 वर्षों का मामला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकल जाएगा 19 + 19 + 3.61, वही 19 स्क्वायर अपॉन 100 सक्सेसिव से निकाल लेंगे, तो 38 3 41.61% बन रहा है। तो मुझे 41.61% किसका निकालना है, 16,000 का। अब बताइए अगर 1% की वैल्यू देखें तो 2 जीरो कट जाता है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 160 इंटू 41.61। आप आसानी से देख सकते हैं, एक जीरो से एक जो दशमलव है वो गायब हो जाएगा, तो आपको दिख ही रहा होगा। तो लास्ट डिजिट आपको दिख रही है क्या आने वाली है, 6 आने वाली है उस कैलकुलेशन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा, आप चाहें तो 16 से गुणा करके लिख भी सकते हैं, 16 का नम 16 बनेगा, 16 छक्के 96, और 96 एक 97 बनेगा, 16 का नम 16 9 25 बनेगा, और उसके बाद 16 चौको 64 और 2 66 बनेगा, 6657.6 हमारा आंसर क्या हो गया, बी। इस तरह से बी ऑप्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को आप और जल्दी भी सोच सकते थे कि भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 38% होगा सीधे, और 3.61 डिफरेंस है, जोड़ दो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा ही होगा, डिफरेंस उसमें जुड़ जाएगा, तो 41.61% ऐसे निकल आएगा। आप ये भी कर सकते थे कि आप 38% निकाल लेते, और जो 3.61% है वो क्या है, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस, वो वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी है ना 577.6। ऐसे सोचते अगर आप, तो आप कहते हैं 38% में जब भी निकालूंगा तो मैं 38 इंटू 160 करूंगा, इसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी, और यहां से आपको पता है कि 0.6 लास्ट में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इस कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, और दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद 6 है, तो पूरी कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद 6 आना ही आना है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होना ही होना है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते थे। मल्टीपल वेज ऑफ कैलकुलेशन, जो भी सुटेबल लगे वो आप यूज़ करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल देखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहा है एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एरिया ट्राइंगल एबीसी का मुझे 60 दिया है, यानी इस ट्राइंगल का एरिया मुझे 60 दिया हुआ है, हमें इस बीसी की लेंथ निकालनी है, ये साइड निकालना है। अब देखिए आपको एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जब किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स मुझे दिए हों और तीसरा साइड मुझे निकालना हो, ठीक है, लेट्स से तीसरा साइड मान लेते हैं एक्स के बराबर है, ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो ना कोसाइन रूल की, अगर मुझे ये थीटा पता हो, अगर ये थीटा पता हो तो मैं क्या करूंगा, मैं कोसाइन रूल लगा लूंगा। कोसाइन रूल क्या होता है कि अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और ये भुजा जो एक्स है उसको एक्स से लिख देता हूं, तो कोसाइन रूल ये कहता है कि भाई कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2ab। आप कहोगे सर लेकिन थीटा तो नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि त्रिभुज का जो एरिया होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, और ये मुझे एरिया अगर 60 दिया हुआ है तो मैं ए की वैल्यू को रख सकता हूँ कितना भैया 12, बी की वैल्यू को मैं रख सकता हूँ 20, और मैंने यहाँ रखा साइन थीटा, और ये 60 के बराबर एरिया मुझे सवाल में दिया है, 2 से कटेगा 6 बनेगा, 20 छक्का 120 होता है, उधर जाऊंगा काटूंगा तो साइन थीटा 1/2 आ जाएगा,
तो थीटा की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ गई 30 डिग्री। तो थीटा एक तरह से हमें मालूम है, थीटा हमें 30 डिग्री यहाँ से पता है। अब देखिएगा यहाँ पर थीटा को मैं 30 डिग्री लिखूंगा और इसके आगे मैं कोसाइन रूल लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ। सावधानी का मतलब ये है, देखिएगा ध्यान से, कि जैसे यहाँ 12 है और यहाँ 20 है, इसको मैं 12 और 20 नहीं लिखूंगा, बल्कि 12 और 20 का अगर आप ध्यान से देखें HCF, तो 12 और 20 का HCF क्या होगा, आप कहोगे 4, 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले काम मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों भुजाओं को 1/4 करके लिख दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इसकी जगह मैं एज्यूम करूंगा मेंटली 4 तियां 12, 4 पंचे 20। अब मुझे ध्यान है, ये मैंने दोनों भुजाओं को 4 से डिवाइड किया है। अब मैं x पहले कैलकुलेट करूंगा, इस प्रोसेस में मैं तीसरा साइड कैलकुलेट करूंगा। उसको अभी आप चाहो तो x मत बोलो, आप उस साइड को अभी c बोल दो, ठीक है, कि मैं c निकालता हूं, तीसरी भुजा। तो इससे बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब मैंने दो भुजाओं को 1/4 कर दिया, तो c की जो वैल्यू आएगी मेरी, जो मुझे निकालना है, उस वैल्यू की 1/4 आएगी। एक तरह से मैं ट्राइंगल की सारी भुजा को 1/4 कैलकुलेट करके निकाल रहा हूं। बाद में मैं 4 गुना कर लूंगा, इससे मेरा कैलकुलेशन में समय बच जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या करना है, एक तरह से आपके लिए आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की टिप्स बता रहा हूं मैं आपको। तो अब आप कहोगे कि भाई जो cos 30 है, cos 30 √3/2 के बराबर होता है, लिख दो यहां पर। तो जैसे मैंने इसको √3/2 लिखा, अब मैं कहूंगा यहां पर आएगा a², तो ये आएगा 3², ठीक है। तो एक तरह से ये वैल्यू हो गई 3² + 5² - c² डिवाइडेड बाई 2 × 3 × 5। अब मैं यहाँ से c² की गणना करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा 5 × 15 √3। तो c² की वैल्यू आ गई 55 25 9 34 -15 √3। c की वैल्यू आ रही है √34 - 15 √3। ये c की वैल्यू आई जब हमने इन दोनों भुजाओं को 1/4 मान रखा है। तो ये जो c की वैल्यू निकल के आई है, ये भी ओरिजिनल ट्राइंगल की जो वैल्यू होगी इस भुजा की, उसका 1/4 वैल्यू है। तो जो आपने 1/4 पहले कर रखा था, उसको करेक्ट करने के लिए, यानी x की वैल्यू को लिखने के लिए आप कहेंगे कि x की वैल्यू बनेगी 4 टाइम्स c। x की वैल्यू क्या हो गई, 4 टाइम्स दिस सेम रूट, 34 - 15 √3। आप अपना काफ़ी समय बचा लेंगे इस सवाल को करने में, अगर आप पहले ही 4 से डिवाइड करके फिर कैलकुलेशन करें, वरना कॉमन लोगे, काटोगे, इसमें अपना समय बर्बाद ना करें। तो ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है कि कैसे एक गिवन ट्राइंगल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम भुजा को डिवाइड कर लेते हैं, और करने के बाद फिर हम कोसाइन रूल लगाएंगे। यहां पर ये काम नहीं करना है, देखना ध्यान से। यहां पर अगर आप भुजा को 1/4 कर लोगे तो आपका एरिया 1/16 गुना हो जाएगा। तो वो नहीं करना है। यहाँ आप सीधे जो वैल्यूज हैं वो रखिए, थीटा निकालिए, थीटा निकालने के बाद की जो कैलकुलेशन है उसको इस प्रकार से करिए। देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है इस गिवन एक्सप्रेशन की, a की पावर -4 × b² डिवाइडेड बाई a² × b की पावर -4, a³ b की पावर -4, b³ a की पावर -2। कैसे करेंगे इस कैलकुलेशन को? देखिए ऐसे लिखेंगे, पहले a की पावर -4 b² लिखेंगे, डिवाइडेड बाई a² b की पावर -4 जो है वह एज इट इज़ लिखेंगे, इनटू लिखेंगे a³ b की पावर -4 डिवाइडेड बाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ b³ a की पावर -2। सारी चीज़ों को ना इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये बना देगा आपका a की पावर -6। अगर मैं a की पावर 2 को भी ऊपर लेके चला जाऊं तो ये a की पावर -6 बन जाएगा, ठीक है। अब b को देखो तो यहाँ पर ये b की पावर 6 बन जाएगा, -4 ऊपर जाके +4 बनेगा, b² में जुड़ेगा, b की पावर 6 बनेगा। फिर देखो यहाँ पर जो a की पावर क्यूब है और नीचे a की पावर -2 है, तो ये कंबाइन होके मुझे दे देंगे a की पावर 5, क्योंकि a की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो a की पावर 2 बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि 1/, अगर a की पावर -m है तो a की पावर m के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, राइट। सिमिलरली क्या होगा कि जो b है, b की पावर -4 ऊपर है और b के क्यूब नीचे है, तो ये b की पावर -7 ऊपर बन जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि जब भी सेम बेस हो, जैसे मेरे पास हो a की पावर x इंटू a की पावर y, ये दो वैल्यूज आई, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये दो चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर a की पावर -6 और a की पावर 5 कंबाइन होंगे तो a की पावर -6 + 5 बनेगा, यानी a की पावर -1। ऐसे ही b की पावर 6 इंटू b की पावर -7 कंबाइन होकर देंगे
ए की पावर -1 इंटू बी की पावर -1, तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ये आ जाएगी 1/AB, और 1/AB आपका आंसर क्या है? सी। तो सी बिकम्स द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, ये सवाल गौर से देखिएगा। कह रहा है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें कैपिटल 15,000 और 20,000 है रेस्पेक्टिवली। ए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, 1 साल के बाद आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट अगर 1,33,100 रुपए है, तो बताना है कि जो प्रॉफिट क्लेम्ड बाई ए है वो कितना है, ये आपको कैलकुलेट करके यहां पर बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम अगर बात करते हैं कि ए और बी हमारे पास दो लोग हैं, तो इनका जो कैपिटल रेशियो है वो क्या है? आप कहोगे 15/20। देखो 15,000 और 20,000 है, वो 3 जीरो कटेगा, इसलिए 15/20 लिख सकते हैं। ये इनका कैपिटल रेशियो है, या फिर कह लें इन्वेस्टमेंट रेशियो है। ठीक है, देन हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो टाइम पीरियड एक का 6 महीने है, एक का 12 महीने है। ये बात हो गई। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके 3/4 ले सकते हैं, और ये मैं 1/2 लिख सकता हूं। अब कैपिटल और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो वैल्यू आ जाएगी 3/8। ए और बी का 3/8 आ जाएगा। आप यहां भी निकालेंगे तो 15 छक्का 90, और 20 इंटू 12 240 बनेगा। यहां से भी सेम कहानी आ जाएगी 3/8। तो ए का जो शेयर है टोटल प्रॉफिट में वो 3/11 है। 3/11 है, तो 3/11 लिखिए यहाँ पर, इनटू में जाइए, और ये वैल्यू हो गई 13,31,00। 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 11 स्क्वायर बच जाएगा, यानी 121 बच गया। तो 121,00 3 से गुणा करोगे 363,00 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मुझे ऑप्शन में दिया हुआ है डी। तो डी इस सवाल का बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो गया। इस सवाल को देखिएगा, कह रहा है एवरेज 10 नंबरों का ए है। आपने सी को सब्ट्रैक्ट किया है हर नंबर से एक्सेप्ट द 10th। 10वें नंबर में आपने सी को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने C -1 को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी जितना सब में सब्ट्रैक्ट किया है आपने C, उससे एक कम 10th नंबर में से आपने घटाया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको यह बताना है व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, नया एवरेज क्या होगा। तो देखिए, अगर आपने सारे नंबरों में से C घटाया होता तो औसत A - C हो जाता, लेकिन क्या आपने ऐसा किया है? नहीं। 10वें नंबर में से आपने C -1 घटाया है, यानी अगर मैं ये मान लूं कि सब में हमने C घटाया तो A - C औसत हो जाता, अगर सब में आपने C घटाया। लेकिन 10वें में एक नंबर कम घटाया, मतलब क्या है? ये सिनारियो ना होके इसके रेस्पेक्ट में एक का सरप्लस है, वो एक का जो सरप्लस है वो 10 लोगों में डिवाइड कर दो आप, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा A - C + 0.1। तो आंसर हो गया आपका डी। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। आप ऐसे एज्यूम करिए कि भाई 9 जो नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं, इनमें तो आपने C घटाया, और जो 10th नंबर है इसमें आप कितना घटा रहे हो? आप घटा रहे हो C - 1। अब अगर A के रेस्पेक्ट में मैं डेविएशन निकालने चलूं, नेट डेविएशन, तो ये 9 नंबर कितना डेविएशन देंगे? आपको -9C देंगे, और 10वां नंबर मुझे क्या डेविएशन देगा? -C - 1 देगा। ये टोटल डेविएशन मुझे क्या करना है? 10 लोगों में बांट देना है। तो A माइनस, देखिए आप 10C + 1/10 बनेगा। फाइनली कहानी वही है, A - C - 0.1। यही बात मैं बोल रहा था आपको। यस, इसको मैं अलग तरीके से बोल रहा था कि 10वें नंबर में हमने C में से एक कम घटाया है, तो मान लो C घटाया होता तो सबका औसत A - C होता, लेकिन ग्रुप में अभी एक का सरप्लस है, क्योंकि सब में C नहीं घटा है, 10वें में तो C - 1 ही घटा है, तो एक का सरप्लस 10 लोगों में बांट दो, तो A - C + 0.1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल कर रहा है कि जो एवरेज है 4 अंकों की संख्या दी है हमें, 1244, 2345, 33x3, 4x38, इसका औसत मुझे 2925 दिया है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5x + 3 एंड 9x - 5। देखो 5x + 3 और 9x - 5 का अगर मुझे औसत निकालना है, तो दो संख्याओं का औसत है, तो बाई 2 करेंगे टोटल करके, तो ये बनेगा 9 5 14x - 2/2, यानी 7x - 1 बन रहा है। ये सर नो, अब 7x - n मेरा आंसर है। x की वैल्यू तो आपको पता है कि x एक डिजिट है,
तो इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो आप कह सकते हो कि मेरा आंसर 7 के मल्टीपल से एक कम है। बट प्रॉब्लम यह है कि ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा बस, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। बाकी तीनों आंसर 7 के मल्टीपल से एक कम है, यानी एक बढ़ाऊं अगर मैं सारे ऑप्शन में तो वो 7 के मल्टीपल है, यानी तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इससे मेरा आंसर नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है ऐसे ऑप्शन होते कि सिर्फ यही देख के मैं आंसर लगा पाता, इसलिए ये कैलकुलेशन आप पहले कर लो। ठीक है कि भाई एक्स के टर्म में मेरा एवरेज क्या होगा, जरूरत होगी तो ही एक्स निकालेंगे। जैसे यहां पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 7 के मल्टीपल से एक कम है, तो मैं निकालूंगा आगे। अब इस सवाल को ऐसे देखिए कि भाई 4 नंबरों का टोटल क्या बनेगा। अगर 4 नंबरों का औसत आपको दिया है तो टोटल यहां से निकाल सकते हैं। अब आप इसको मेंटली कैसे सोचेंगे इस कैलकुलेशन को, 2900 प्लस 25 इंटू 4। 2900 को 4 से गुणा करेंगे तो एक हो गया 29 इंटू 4 कितना बनेगा, 116। 29 का दुगना 58 होता है, 58 का दुगना 116 होता है, यानी 29 का 4 गुना 116 हो गया। तो सीधे उसको जब 4 गुना करेंगे तो 11600 मिलेगा। फिर मैं 25 का 4 गुना करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। ओवरऑल वैल्यू आएगी 11700, टोटल आ गया। अब देखिए टोटल कितने नंबरों से आया है, 1244, 2345, 33x3, 4x38, इसका टोटल है 11700। ठीक है, टोटल करते हैं। देखो 4 5 9 3 12 8 20, जीरो आ गया यहां पर। अब देखना 2 हमारा कैरी आ गया, तो ये हो गया 4 2 6, 4 2 6, 4 10 और 3 13। अब x की वैल्यू क्या लूं कि अंत में जीरो आ जाए, एक ही वैल्यू संभव है, वो है 7। दो संभावनाएं नहीं है। ठीक है, क्योंकि 13 आ गया बाकी संख्याओं का टोटल, अंत में अगर जीरो लाना है तो x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। अब x की वैल्यू अगर मेरी 7 यानी 7 हो गई तो मेरा आंसर क्या है, 7x माइनस 1, और 7x माइनस 1 हो गया 49 माइनस 1 यानी 48, यानी मेरा करेक्ट उत्तर हो गया सी। हल हो गया आपका सवाल। ठीक है, ये सवाल देखिए, कह रहा है सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹15748 in 3 years at R% per annum simple interest. The same sum amounts to ₹16,510 at R plus 2% per annum simple interest in the same time. What is the value of R? मुझे R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी है। तो इस सवाल को बहुत गौर से समझिएगा। देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है ये क्या होता है, ये होता है आपका अमाउंट। तो मान लेते हैं पहले केस में अमाउंट है A1, इसमें हमें इंटरेस्ट मिला I1, प्रिंसिपल P है। दूसरे केस में सम को हमें सेम रखना है, तो वहां भी प्रिंसिपल क्या होगा P, इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा I2 और अमाउंट क्या होगा A2। अब एक मजेदार बात देखना आप, अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दूं, है ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, आपको एक बात मिलेगी कि देखो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वही तो अमाउंट का डिफरेंस है। यस और नो, अमाउंट्स का डिफरेंस अगर सेम प्रिंसिपल है तो अमाउंट्स का डिफरेंस इज इक्वल टू इंटरेस्ट का डिफरेंस। यस, अब देखो पहले केस में इंटरेस्ट आपने कहा R% है, दूसरे केस में R प्लस 2% है, तो एक साल में 2% का अंतर क्रिएट हो रहा है। और अगर 3 साल की बात कर रहे हो तो 3 इंटू 2% का अंतर होगा, यानी ये वैल्यू हो गई 6% ऑफ प्रिंसिपल, या 6% आप सीधे लिख सकते हो। और इन दोनों अमाउंट्स का जो डिफरेंस है वो कैसे लिखा जाएगा, वो अंतर निकाल के लिखते हैं। 16,510 माइनस 15,748, इसका अंतर मुझे लिखना है। 252 जोड़ेंगे तो ये 16,000 हो जाएगा, 252 जोड़ के ये वैल्यू 16,000 हो जाएगी, 510 इसमें और जोड़ देना है तो ये 762 हो गया। इस तरह से आप डिफरेंस को मेंटली निकाल सकते हैं कि 6% हमारा 762 हो गया। अब बताओ 1% किसके बराबर है, आप कहोगे 6 के नम 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1% 127 के बराबर है।
क्या हम ये बोलेंगे कि यहाँ से 100% यानी हमारा प्रिंसिपल जो है वो वैल्यू 12,700 है? यस। तो हमने क्या किया अभी? अभी आप कहोगे कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट की कैलकुलेशन कर ली है। हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया और वो प्रिंसिपल अमाउंट बेटा कितना आया? आप कहोगे ये प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया 12,700। ठीक। अब ये 12,700 की जो वैल्यू निकली है, अब इसको मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं इसको आगे यूटिलाइज करने जा रहा हूं। तो अब मैं कहूंगा कि मेरे पास 12,700 रुपए का एक प्रिंसिपल वैल्यू है। ये 3 सालों में कितना हो गई? 15,748 हो गई। यस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर आप चाहो तो तीसरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यूज कर लो, क्योंकि इस वैल्यू में लास्ट में 0 है तो घटाना थोड़ा सरल है। ठीक है। अब देखिए यहां से कितना अंतर है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं? मैं कहूंगा 300 जोड़ूंगा तो 13,000 आएगा, फिर 3,510 और है तो 3,510 प्लस 300 करेंगे तो 3,810 बनेगा। ठीक है। ये चूंकि 3 साल का इंटरेस्ट है तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 3 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो ये देखो 1270 आ गया। अब 1270 1 साल का अगर इंटरेस्ट है 12,700 पर, तो क्या ये 10% है? पर ये ध्यान रखना, ये R+2% की वैल्यू है, क्योंकि मैंने दूसरे केस में राइट हैंड साइड में यहां पर वैल्यू लिखी, क्योंकि इसके अंत में 0 था तो एज्यूमिंग की डिफरेंस थोड़ा सरल होगा, दूसरी वाली वैल्यू यूज करी। बट ये चूंकि R+2% है तो R+2 की वैल्यू 10 आ गई, तो यहां से R की वैल्यू हमारी 8 आ गई। R की वैल्यू 8 है, हमारा ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं? और ध्यान रखिएगा कि ये बात का पता होना कि हमारा जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो हमारा अमाउंट के डिफरेंस के बराबर होगा, ये सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो अल्टरनेट अप्रोच है बेटा वो बहुत ही खतरनाक है। जैसे कुछ लोग इसको ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई अमाउंट की वैल्यू होती है P इंटू 1+3R/100 पहले केस में होगी, दूसरी केस में होगी P इंटू 1+3 इंटू R+2/100। बिल्कुल सही बात है। और ये वैल्यू को जब ये उठा के यहां पर ऐसे लिखते हैं 15,748 बटे 16,510, होने को यहां से भी हो जाएगा, P से P कट जाएगा, एक ही वेरिएबल है R, सॉल्व हो जाएगा। मैथमेटिकली सब अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने में आपकी जान निकल जाएगी। ठीक है, समझना इस बात को। इसको आसानी से आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, इस रेशियो को उसी में पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे। ठीक है, करके देखना इसको सिंप्लीफाई। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई। हो जाएगा, मैं अगेन कह रहा हूं, करोगे तो हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी कुछ सिंप्लीफाई होके 62/65 आ जाएगी। बट ये 62/65 तक आने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी आपको, आप करके देखना। ये तरीका ज्यादा कन्वीनियंट है इस क्वेश्चन में, राइट? ठीक है, ये सवाल देखिएगा। एक्स हमारा लीस्ट नंबर है जो कि 70,000 से लेके 75,000 के बीच में है, जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे 225 से, 250 से, 275 से, तो इसका रिमाइंडर आता है 61। हर केस में 61 ही रिमाइंडर आएगा। आपको बताना है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं एक्स का वो किसके बराबर है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि अगर कोई नंबर 3 संख्याओं से डिवाइड होके हमेशा 61 रिमाइंडर देता है, मान लेते हैं वो तीनों संख्याएं ए बी सी है, तो हम कहते हैं कि वो जो नंबर होगा वो होगा k टाइम्स एलसीएम ऑफ 225, जैसे यहां पर है, यहां पर 250 है, यहां पर हमारे पास 275 है। तो ये वो संख्या होगी जो तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगी, और हर केस में मेरा 61 रिमाइंडर आना है, तो मेरी संख्या कुछ ऐसी होगी। तो जरा एलसीएम निकालते हैं। अब देखो 225 को गौर से देखना, अगर मैं 25 कॉमन ले लूं तो ये 25 इंटू 9 है, जो 250 है हमारा वो 25 इंटू 10 है, जो 275 है हमारा ये 25 इंटू 11 है। मजेदार बात क्या है कि 25 तो देखो सीधे सीधे कॉमन दिख गया, 9 10 11 में 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, या कह लें कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सीएफ इनका 1 है आपस में। तो मजेदार बात ये हो गई कि 9 10 11 में से ना तो 9 का 10 से कोई फैक्टर कॉमन है, ना 10 का 11 से है, ना 11 का 9 से, एनी पेयर यू एज्यूम। तो सीधे मुझे इनको उठा के इसमें गुणा कर देना है एलसीएम निकालने के लिए। अब ये प्रोडक्ट किसके बराबर है? 25 को आप 10 से गुणा करिए, कितना आया? 250। 11 को 9 से गुणा करिए, 99 आया। आया कि नहीं आया? अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये नंबर हो गया 250 इंटू 100 माइनस 1। ऐसे लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी।
राइट। तो हमारा एलसीएम जो वैल्यू है वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और आप इस नंबर को टेंटेटिवली अगर देखें तो ये नंबर 25,000 के आसपास पहुंच रहा है, अगर 100 के आसपास देखते हैं तो। लेकिन चूंकि हमें 70 से 75 के बीच में जाना है, तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि भैया इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी मुझे के की वैल्यू को 3 लेना पड़ेगा। तो मैं इस वैल्यू को 3 ले रहा हूं, तो ये हो गया 3 इंटू, एक नंबर है हमारे पास 250 इंटू 100-1, और यहां पर हमारे पास +61। मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये नंबर मिलेगा 750 को 100 से गुणा करोगे आप तो ये हो गया 75,000 -750 +61। तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, सॉरी 75,000 है। 75,000 में अगर मैं 750 घटा रहा हूं तो ये नंबर हो गया 74,250, ठीक है। प्लस उसमें मुझे 61 जोड़ना है, तो 250 में अगर आप 61 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 बनता है, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी 311। तो जो डिजिट सम अगर आप कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, तो 7 4 11 3 14 1 15 1 16 बनेगा, जो कि आंसर मुझे दिया है बी। तो बी बिकम्स द राइट आंसर इन दिस केस। बी आपका यहां पर सही और सटीक उत्तर हो जाता है इस सवाल का। आई होप ये सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस सवाल का क्या कोई अल्टरनेट अप्रोच भी हो सकता है, लेट्स फोकस ऑन दैट। मजेदार बात देखिए सवाल में यह है कि ये जो संख्या है मेरे पास है, इसमें ये वाला पार्ट 9 से डिवाइड होगा ही होगा। क्यों होगा? 9 से ये नंबर इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि क्योंकि ये जो संख्या है इसमें एक संख्या 9 का मल्टीपल है, तो एलसीएम 9 का मल्टीपल होगा, तो ये पार्ट 9 से डिवाइड हो जाएगा। 61 को अगर आप 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7, क्योंकि डिजिट सम क्या है? 7। 9 से डिवाइड किया 7 आया, या देख लो 9 छक्के 54, तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या हुआ, कि जो भी आपकी संख्या है वो 9 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर देगी। अगर आप ये अप्रोच लगाते जो आपकी यहां पर रॉसम अप्रोच है, सीधे कि मेरी जो भी संख्या है वो 9 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर देगी, तो आप जाके यही देखते कि कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर देगा। क्या पहला ऑप्शन देगा 9 से डिवाइड होके 3 रिमाइंडर दे रहा है? नहीं हो सकता। 9 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर दे रहा है? यस। ये भी चेक कर लो कि कोई और ऐसा ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो 29 देखो, 9 त्रिक 27, गलत है, 2 रिमाइंडर दे रहा है। 9 दूनी 18, 3 रिमाइंडर दे रहा है, गलत हो गया। एक ही संख्या है जो 9 से डिवाइड होकर 7 रिमाइंडर देगी। बिना कलम उठाए सवाल आप कर सकते हो। आपको पता है कि भाई एलसीएम +61 बनेगा। 61 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? पहला पार्ट डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 225 मौजूद है, 225 का मल्टीपल ही एलसीएम होगा, उसका तुम के टाइम्स करोगे तो वो 9 का मल्टीपल रहेगा, वो वाला पार्ट। रिमाइंडर 7 आना है क्योंकि 61 प्लस करना है। कौन सा ऑप्शन मुझे 7 रिमाइंडर देगा? ओनली बी। तो रासम अप्रोच से आप इसका तुरंत सोल्यूशन लगा सकते हैं, इतना प्रोसेस में घुसना नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि प्रोसेस एक्चुअल भी पता होना जरूरी है। देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि 5 आदमी 10 लड़के एक काम को 39 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 आदमी और 22 लड़के उसी टास्क को 30 दिन में करते हैं। कितने दिनों में टास्क कंप्लीट हो जाएगा 3 आदमी और 8 लड़कों के द्वारा? तो देखिए सवाल में पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको डिपिक्ट करो। यहाँ पर 5 आदमी है 5m लिखो, 10 बॉयज़ हैं उनको आप 10b लिखिए। इसको मैं गुणा करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 39 से। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ 5 men प्लस 22 बॉयज़ b, और ये इस काम को 30 डेज में करेंगे तो इसको 30 से गुणा कर लिया, बराबर हो गया, ठीक है। सेम वर्क है तो एक तरह से मैं कर रहा हूँ कि कौन कर रहा है इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कौन कर रहा है इंटू नंबर ऑफ डेज। अब ये 30 और 39 को अगर देखें तो 3 धामा 30 होता है, 13 तिया 39 होता है, तो ये वैल्यू हो गई 13 पचे 65m प्लस 130b इज इक्वल टू 50m प्लस 220b। यहाँ से आप अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो मिलेगा 15m, और यहाँ पर मिलेगा आपको 19b। तो यहाँ से आ गया m और b की एफिशिएंसी का रेशियो, मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो 6:1 है। अब मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ यार, कैसे निकाल सकता हूँ? पहले पार्ट में रख देते हैं 6 और 1 की एफिशिएंसी, तो 5 इंटू 6 तो 30 बना देगा, 5m 30 के बराबर हो गया, 10b 10 इंटू 1 10 के बराबर हो गया, 40 हो गया, इंटू 39 डेज में ये काम पूरा हो रहा था,
13 मत लिख देना, वो तो इक्वेशन में मैंने काटा है, बट एक्चुअल वर्क 39 से गुणा होके आया था, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा। अब मुझे अगर ये निकालना है कि टोटल वर्क जो है अगर 3 मेन और 8 बॉयज करने वाले हैं तो कितना दिन लगेगा, तो 3m और 8b की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करिए। 3 मेन का मतलब हो गया 18, 8 बॉयज का मतलब हो गया 8, यानी 26। तो ये हो गया आपका 40 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 26। अब 13 दूना 26 हो गया, 13 तिया 39 हो गया, ये वैल्यू आ गई 60 डेज। 60 दिन हमारा आंसर है सी, सी करेक्ट हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सवाल का उत्तर सरलता से आ रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं होगी इस सवाल में। ये सवाल देखिए, बहुत लंबा सवाल पढ़ने में है, पर घबराइएगा मत। सवाल कर रहा है केशव, सुरजीत और थॉमस ने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट उनका 2:3:4 में है। जो रेशियो उनके पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का है, यानी जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है वो 5:6:9 का रेशियो है। मुझे इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है, मुझे टाइम ड्यूरेशन जो इन्वेस्टमेंट का है उसका भी रेशियो दिया है। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो 20% है प्रॉफिट का वो हम खर्चा करेंगे रेंट और मेंटेनेंस में, तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें रेंट और मेंटेनेंस में 20% जाएगा। बाकी का जो प्रॉफिट है वो हम कह रहे हैं कि आपस में बांट देंगे इनके बीच में, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर केशव और सुरजीत के प्रॉफिट्स का अंतर 7,264 है तो बताना है हाउ मच इज द टोटल प्रॉफिट, ठीक। तो देखिएगा जो टोटल प्रॉफिट हमारा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उस टोटल प्रॉफिट में से उसका 20%, तो ये तो रेंट और मेंटेनेंस में दे देना है। बचेगा कितना उसका 80%, वो 80% हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो 80% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस रेशियो में होगा, तो आप कहोगे इन्वेस्टमेंट रेशियो 2:3:5 का है, 4 का है सॉरी, केशव, सुरजीत और थॉमस। और जो इनका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो तो 5:6:9 है। ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 6 3 18 हो गया, ये 9 चौके 36 हो गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कहेंगे 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 इंटू 18 36। ये केशव, सुरजीत और थॉमस। अब गौर से देखिएगा, केशव और सुरजीत का जो अंतर मुझे दिया है, ये अंतर मुझे दिया है कितना, 7264 के बराबर। लेकिन पहले ये टोटल वैल्यू जरा निकालिए, 9 5 14 18 32। ध्यान से देखिएगा ये वैल्यू कितनी होगी, 32। तो मुझे टोटल जो वैल्यू है वो तो 32 मिल रही है, और 5:9 जो इनका अंतर है, इससे 4 यूनिट का अंतर मिलेगा। तो आप कहोगे 4 यूनिट का जो अंतर है ये 7264 के बराबर है, ठीक है। मुझे क्या करना है, 32 यूनिट का अंतर निकालना है। 32 यूनिट का अंतर क्या होगा, इसका 8 गुना होगा, 7264 इंटू 8, ठीक। बस मेरा एक सजेशन है छोटा सा, वो ये है कि आप 4 से सीधे गुणा मत करिए या 8 से गुणा मत करिए और वैल्यू मत निकालिए। क्यों, क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या है उसको जरा ध्यान से समझो कि भैया ये जो 32 यूनिट है ये तो 80% प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि जो प्रॉफिट बटा है उसका टोटल ही तो 32 है। किस रेशियो में प्रॉफिट तुमने बांटा, 5 9 18। तो जो 4 यूनिट का अंतर आप लिख रहे हो ये तो बटा हुआ प्रॉफिट का डिफरेंस निकल के आया। तो जो ये टोटल वैल्यू 32 है ये 80% को डिनोट करेगी, लेकिन ओरिजिनल जो टोटल प्रॉफिट है वो तो 100% माना है हमने। तो 80% अगर 32 है तो 100% 40 के बराबर होगा। तो आपको बेसिकली 40 यूनिट की वैल्यू आंसर में निकालनी है, और वो सीधे क्या हो गया, 72640। कई लोग क्या गलती करते हैं सवाल में, पहले वो 32 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और फिर 32 यूनिट की वैल्यू आएगी, फिर वो 40 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जी नहीं, पहले देखो आपको टोटली क्या निकालना है। 100% की वैल्यू क्या है, 40 यूनिट है। अगर 32 यूनिट प्रॉफिट बटा हुआ है तो 40 यूनिट की ओरिजिनल प्रॉफिट थी, 20% यानी 8 यूनिट आपने रेंट और मेंटेनेंस में दिया और 32 यूनिट बांटा, तो वो सीधे 40 निकालो। वहां पर सीधे क्या है, फिर 4 से 40 निकालना है, 10 से गुणा करना है, सीधे आंसर आ गया, वरना अननेसेसरी वो लंबा हो जाएगा।
ये सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक साइन स्क्वायर फाई है माइनस 3 साइन फाई है प्लस 2 है अपॉन कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 है। तो फाई 0 से 90 के बीच में, तो आपको कॉस 2 फाई माइनस साइन 3 फाई प्लस कोसेक 2 फाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सवाल में एक होता है कि भाई वैल्यू को गेस किया जाए, कैसे किया जाए गेस। तो आप ऐसा दिमाग लगाते हो कि देखो साइन स्क्वायर में है, कॉस भी स्क्वायर में है। जब साइन और कॉस स्क्वायर में है और अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात करूं 30 60 90 है ना, 30 45 60 90, 30 45 60 ही बोलेंगे, 90 तो यहाँ ही नहीं है। मान लेते हैं यूजली ऐसे सवालों में स्टैंडर्ड वैल्यूज आंसर होती हैं। तो आप कहोगे अगर ये वैल्यूज की मैं बात सोचूं तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो हमेशा रेशनल नंबर होंगे, कोई रूट नहीं होगा स्क्वायर करोगे तो। अब राइट साइड में मुझे कोई रूट में वैल्यू मिल भी नहीं रही है, ठीक। तो अगर मैं फाई को 30 रखूंगा तो साइन फाई में रूट आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर टर्म नहीं है। 45 में भी स्क्वायर टर्म आ जाएगा स्क्वायर रूट वाला। लेकिन 60 में, सॉरी 30 में नहीं आएगा साइन में, 45 और 60 में आ जाएगा। तो यहां से आपको लगेगा कि अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आंसर है तो 30 डिग्री होनी चाहिए, 30 के अलावा बाकी वैल्यूज फिट नहीं हो रही हैं। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आंसर है तो 30 डिग्री फिट होना चाहिए। समझ में आई ये बात सभी को। अब देखिएगा 30 डिग्री आप रख के यहां पर चेक करिए जाके। 30 डिग्री अगर आप रख के यहां चेक करोगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री बनेगा, जो कि होगा 1/4 माइनस 30 डिग्री में 3/2 प्लस 2 अपॉन 3/4। जरा चेक करिए क्या ये 1 के बराबर आ रहा है। तो 1/4 माइनस, इसको करेंगे तो 4 एलसीएम ले लो आप चाहो तो, 1 माइनस 6 प्लस 4 दूनी 8 बनेगा, डिवाइडेड बाई 3/4 है। तो 8 1 9 माइनस 3/4 ये 1 बन गया। इसका मतलब ये 30 डिग्री सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब 30 डिग्री यहाँ डाल के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 30 डिग्री मैच कर गया, हो गया। लेकिन ये 30 डिग्री तक पहुंचने में थोड़ा सा एनालिसिस है, ऐसे रैंडमली नहीं पहुंच पाओगे। प्लस कई ऐसे सवाल होते हैं जहां पर कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे आप इमेजिन करो कि साइन थीटा की वैल्यू आ जाए कुछ 3/4, साइन थीटा की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू 3/4 आ गई, तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है। तो डिपेंड करता है, एक तरह से समझ लो कि 90% क्वेश्चन में कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, बट 10% क्वेश्चन में नहीं भी हो सकती। वहां क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं करके दिखाता हूँ क्वाड्रेटिक सॉल्व, ठीक है, वो भी आदत होना ज़रूरी है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर फाई माइनस 3 साइन फाई प्लस 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई, वो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के बराबर होगा। यहाँ से आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 3 साइन फाई प्लस 2 बराबर 0। अब ये -3 मुझे कैसे मिलेगा और मुझे बनाना किससे है? मुझे बनाना है, अगर आप ध्यान से यहाँ पर इस वैल्यू को देखेंगे तो मुझे, अच्छा एक चीज़ और, सॉरी, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ रही है +2 है, 1 इधर आएगा तो ये 1 आ रही है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई अगर आप लिखते हो तो 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 3 साइन फाई माइनस 1। तो अब मुझे -3 बनाना है और मेरे पास प्रोडक्ट है पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट 2, ये 1, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, -2 और -1, प्रोडक्ट बनेगा 2 एक तरह से, और सम बन जाएगा -3 साइन फाई, -2 साइन फाई माइनस साइन फाई। तो यहाँ से अगर मुझे साइन फाई की वैल्यू लिखनी हो तो क्या क्या बनेगा, क्योंकि ये साइन फाई में इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पावर 2। तो जो अगर यहाँ -2 आता है तो एक और माइनस लगाते हैं तो 2 + 2 बन जाता है, अपॉन इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, कॉमा। अगर -1 यहाँ लिखा है तो -1 के आगे एक और माइनस लगाते हैं, 1 बनता है, और साइन के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं 1/2। ये चलेगा नहीं क्योंकि ऐसा होगा तो फाई 90 डिग्री होगा, लेकिन हमें एंगल 0 से 90 के बीच में लेना है, तो साइन फाई 1/2 होगा, तो फाई हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये सॉल्व करके प्रोसेस के साथ वैल्यू निकाली हमने। अब जो हमें निकालना है उसको देख लेते हैं, cos 2 फाई। तो cos 2 फाई यानी cos 60 डिग्री हो गया, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, लिख दिया, माइनस साइन 3 फाई साइन 90 बनेगा, 1 बनेगा। और जो कोसेक ऑफ 2 फाई है, कोसेक ऑफ 2 फाई कोसेक 60 डिग्री बनेगा, जो कि बराबर होता है हमारा किसके, 2/√3 के। कोसेक ऑफ 60 डिग्री
2/√3 के बराबर हो गया। आई थिंक यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं एलसीएम लूँगा, तो देखो एलसीएम में आएगा 2√3 और ऊपर हमारा वैल्यू आ गया सिंपली √3 माइनस 2√3 प्लस 4। ओके, सो द अल्टीमेट वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3। अब एक और चीज़ सोचिएगा इस सवाल में कि ऑप्शन में डिनोमिनेटर में √3 कहीं नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो डिनोमिनेटर में √3 हट जाएगा, 6 बन गया। और ये वैल्यू मुझे क्या दे रही है, ज़रा ध्यान से देखिए, माइनस √3 से गुणा होकर 3 बनाएगा, तो ये -3 हो गया प्लस 4√3। तो -3 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 6 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन है बी। तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। इसको खैर चेक करने का एक और बहुत आसान तरीका था कि आप सीधे इन दोनों को कंबाइन करते तो ये -1/2 आता प्लस 2/√3 है। बस ये चेक करो कहाँ बन रहा है। सो -1/2 देखो, अगर रेशनल पार्ट देखोगे तो -1/2 सिर्फ यहीं दिखेगा आपको इन दोनों ऑप्शंस में। फिर √3 वाला जो टर्म है, √3 वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, तो बी ही होगा। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पहले दो अक्षर को एलिमिनेट कर लो, क्योंकि ए और डी में जो रेशनल पार्ट है वो 3/6 यानी प्लस में 1/2 है। रेशनल पार्ट हमारा यहाँ -1/2 है, तो बी और सी में से कुछ होगा। अब बी और सी में से क्या होगा, उसमें हमने रूट वाला पार्ट देख लिया, प्लस में आना चाहिए, तो बी ही होगा। इस तरह से थोड़ा जल्दी कर पाओगे आप इस सवाल को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा दो सर्कल्स हैं, इनका रेडियस 4 और 6 सेंटीमीटर का है, ये एक दूसरे को टच करेंगे इंटरनली। आपको बताना है कि जो लंबाई है वो लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होगी आउटर सर्कल की, जो कि टेंजेंट है इनर सर्कल पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो, मैं इस केस को एग्जाम तुम्हारा जब भी एग्जाम में अगर ये सवाल रिपीट होता है तो मैं चाहता हूं मैं इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दूं। केस बहुत सिंपल है, समझ लेना कि आपके पास एक सर्कल है, आप एक दूसरा सर्कल ले रहे हो और ये कह रहे हो आप कि ये जो दूसरा सर्कल है ये इस वाले सर्कल को इंटरनली टच करेगा। तो कुछ ऐसा केस है, इंटरनली टच करेगा। फिर आप कह रहे हो कि आप एक लाइन बनाओगे और वो लाइन क्या होगी, वो ऐसी होगी कि वो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है पर वो छोटे वाले सर्कल पे क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो कुछ ऐसा केस है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड केस हुआ। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इस कॉर्ड लेंथ, ये जो कॉर्ड लेंथ है इसकी लंबाई चाहिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो इसकी जो लेंथ होती है, अगर आप बोल दो एल है, तो मैं कुछ लिख रहा हूं, एल बनेगा, एल इज इक्वल टू बनता है 4 का स्क्वायर रूट लिखिए। फिर मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, मैं कुछ लिख रहा हूं कि लार्जर सर्कल का रेडियस आप ए मान लो और स्मॉलर सर्कल का रेडियस आप बी मान लो। तो इसका फॉर्मूला होता है बी इंटू ए माइनस बी। ये याद कर लो आप, जहां बी हमारा छोटे वाले सर्कल का रेडियस है और ए हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो आंसर आ जाएगा यहां से 4 इंटू रूट ऑफ बी की वैल्यू आएगी 4, छोटे वाले सर्कल का रेडियस प्लस इन दोनों का अंतर, 4 दूनी 8, 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी 8√2। 8√2 आपका आंसर हो गया बी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अपनी कॉपी में लिख लेना इसको, बहुत काम का फॉर्मूला है, एग्जाम में क्यों कैलकुलेट करना, सीधे फॉर्मूला लगा के उत्तर निकाल लेंगे। यहां पर मैंने इसका प्रूफ दे दिया है इन केस यू आर इंटरेस्टेड। नोटेशन बहुत सिंपल है, ए हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ए जो है वो है हमारा रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, और जो बी है हमारा ये है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। बस इतना ध्यान रखना आप, अगर ये ध्यान रखोगे तो बात तुम्हारी बन गई। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका कह रहा है कि भाई हमारा एक फिगर दिया है, इसमें पीटी हमारा कॉमन टेंजेंट है, ये पीटी हमारा कॉमन टेंजेंट हो गया, 3 सर्कल है, देखो तीनों सर्कल क्या है, टचिंग सर्कल्स हैं, एक दूसरे को छूते हुए जा रहे हैं। अब अगर कह रहा है कि जो छोटा वाला सर्कल है, मीडियम वाला सर्कल है, जो लार्ज वाला सर्कल है उसका रेडियस 4, 6 और 9 का है सेंटीमीटर में। O1, O2, O3 हमारे सेंटर्स दिए हैं, आपको बताना है पीसी की वैल्यू क्या होगी। पीसी हमारी ये लेंथ है, थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लो ऐसे। तो देखो है क्या, बेसिकली इसका रेडियस मुझे 4 दिया है, इसका 6 दिया है, इसका 9 दिया है। सबसे पहले एक बात समझ लो कि ये रेडियस अगर R1 है, ये रेडियस R2 है, ये रेडियस R3 है, तो जब भी ऐसे टचिंग सर्कल्स हों
तो टचिंग सर्कल के केस में एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, राइट, कि अगर मतलब आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से, है ना, और एक टेंजेंट आपका इस तरीके से होता है, जब भी कभी ऐसा सिनारियो होता है, ठीक है, तो उस केस में होता क्या है कि जब भी आप ऐसे टचिंग सर्कल्स ड्रॉ करते हो तो R2 जो होता है ना, ये रूट R1 R3 के बराबर होता है। अब जैसे इसको इन्होंने 4 दिया है, इसको 6 दिया है, इसको 9 दिया है, इसमें से तीनों वैल्यू देने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये रिलेशनशिप होता ही होता है। तो आप 2 दोगे तो तीसरा हम निकाल लेंगे। बीच वाले सर्कल का रेडियस जो होता है वो ये दोनों इधर उधर के जो सर्कल है उनके रेडियस के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। इसको ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य भी बोलते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, अच्छा है इन्होंने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ना दिया जाए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, कि जैसे अगर ये रेडियस मान लिया R2 है, ये रेडियस R3 है, ये रेडियस R1 है, तो ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है टचिंग सर्कल में, उसका फॉर्मूला होता है 2√R1R2। ये एक फॉर्मूला है। जब भी दो सर्कल्स होंगे, टचिंग होंगे, उनका रेडियस R1 और R2 है, तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है वो ट्वाइस ऑफ रूट R1R2 होती है। जैसे यहाँ BC क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी, दो सर्कल्स का जो O2 और O3 सेंटर्ड है, तो हम कहेंगे इसकी लेंथ होगी 2√R2R3, ठीक है। तो एक तरह से ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूटिलाइज करना पड़ेगा जब हम इस सवाल को करेंगे तो, ठीक। तो अब जरा देखो इस सवाल को करना कैसे। मुझे निकालना है, अब ध्यान से देखो, P से लेके C तक की दूरी निकालनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं, देखो कि भैया इसका रेडियस है 6, इसका रेडियस है 9। मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा कि BC की वैल्यू क्या है, तो ये होगा 2√6 इंटू 9। 6 इंटू 9 में 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 बाहर निकाल सकते हैं। 3 बाहर आएगा तो ये बनेगा 6 रूट, और मैंने कहा कि इसमें से 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 6। अब 9 से ही 3 बाहर निकाल लो तो 6√6 हो गया। तो BC की वैल्यू हमारी 6√6 हो गई। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको बहुत गौर से देखिएगा। यहां थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, सॉरी, सिमिलर ट्राइंगल का इस्तेमाल होगा। देखो एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन से? PbO2 सिमिलर होगा PcO3 के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करने पे 90 डिग्री मिलता है। दूसरा, ये वाला एंगल क्या है? कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल में एक तो एंगल P कॉमन हो गया, और साथ ही साथ यहां एंगल B 90 डिग्री है, यहां एंगल C 90 डिग्री है। तो जब दो एंगल ट्राइंगल के मैच हो जाते हैं तो क्या होता है? वो ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल आपका सिमिलर होता है। या फिर ऐसे देखो, इवन राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक और एंगल मैच कराना होता है, तो राइट एंगल तो है ही है दोनों, ये ऑलरेडी मैच्ड है, एक और एंगल P कॉमन है, दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने की वजह से क्या होगा, मैं यहां कुछ लिख रहा हूं। सिमिलर होने की वजह से ये होगा कि जो PB का रेशियो होगा, पहले तो मैं इस ट्राइंगल को मेंशन कर देता हूं, ट्राइंगल PbO2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल PcO3। इसका रीजन क्या है, इसका फायदा क्या है? अब फायदा यह है कि इसमें एक भुजा है PC और एक भुजा है आपकी PB, राइट। इस बड़े वाले ट्राइंगल में PC भुजा जो है, यहां पर वो PB भुजा है, वो किसके बराबर होगी? बड़े वाले ट्राइंगल में जो O2C भुजा है, यानी रेडियस उसका, और छोटे वाले ट्राइंगल में जो O2B, ये O3C होगा, ये O2B होगा, विच इज नथिंग बट रेडियस। तो ये आपको हो गया 9:6, विच इज 3:2। अब देखो BC की जो वैल्यू होगी, BC क्या है? PC और PB का अंतर, PC जो है ये इतना है, PB हमारा इतना है, तो यही अंतर BC के बराबर है। और अगर वो अंतर इस रेशियो से आप लिखोगे तो आप कहोगे 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हमारा 6√6 के बराबर है। हमें अगर PC निकालना है तो PC हमारा 3 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट्स हमारा कितना हो गया? 6 × 18√6, 18√6 यानी आंसर ए बिकम्स द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है, सिमिलर ट्राइंगल का यूज करके 2√R1 वाला, R1 R2 वाला फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका इस्तेमाल करके हो गया। अब ये सवाल देखिए, इस सवाल में कह रहा है कि एक 1200 मीटर की रेस है, बाइक A बाइक B को 100 मीटर से हराएगी, बाइक B बाइक
सी को 100 मीटर से हराएगी 600 मीटर की रेस में, तो बाइक ए अगर सी को 30 सेकंड से हराती है 720 मीटर की रेस में, तो बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। तो देखो अल्टीमेटली हमें एक 720 मीटर की रेस चलनी है। उस 720 की रेस में हमें ए और सी के बारे में कुछ जानकारी दी है कि ए सी को यहां 30 सेकंड से हराता है। ठीक है, हमें सी की स्पीड निकालनी है। उसके पहले हमें एक 1200 मीटर की रेस दी हुई है, उसमें यह दिया हुआ है कि ए बी को 100 मीटर से हराता है, यानी जितने टाइम में ए 1200 मीटर चलता है बी 100 मीटर कम चलता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये -1/12 कम डिस्टेंस चलता है बी ए से, क्योंकि 1200 का 100 से कंपैरिजन -1/12 है। अब एक रेस हमारी 600 मीटर का हो रहा है, उस 600 मीटर की रेस में बी और सी की बात की गई है। 600 मीटर की रेस में सी और बी की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि भाई बी सी को 100 मीटर से हराता है, तो ये 100 मीटर यहां पर 600 का -1/6, राइट। यानी एक गिवन टाइम में बी ए से -1/12 कम चलता है, उसी गिवन टाइम में बी सी से सी जो है बी से 1/6 कम चलता है। अब इसको हम 720 मीटर की रेस में कंबाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ बी बनेगा, यहाँ सी बनेगा, ये -1/12 बनेगा, ये -1/6 बनेगा। अब अगर इसको मैंने कहा 720 मीटर, क्योंकि ए जीत रहा है तो वो 720 मीटर चल चुका है। अब उस टाइम पे देखते हैं बी और सी कहाँ है। -1/12 करोगे तो माइनस में 60 मिलेगा, तो बी कितना चला है 660। बी से 1/6 सी चला है कम, तो ये 110 करोगे तो नेचुरली सी की वैल्यू 550 आ जाएगी। ए सी से डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 60 और 110 का टोटल आएगा, जो कि हमारा 170 मीटर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसका आंसर होता है स्पीड ऑफ सी अगर कभी निकालना हो तो तुम ये देख लो कि सी कितनी दूरी से हारा है। तो सी हारा है 170 मीटर से, और सी कितने टाइम से हारा है 30 सेकंड से, तो ये सी की स्पीड होती है, हारे हुए व्यक्ति की स्पीड होती है। तो अगर किसी एक व्यक्ति की जो हारा है उसकी एक दूसरे व्यक्ति के रेस्पेक्ट में उस मालूम हो कि वो कितनी दूरी से हारा है और कितने टाइम से हारा है, तो उस दूरी और समय का अगर डिवीजन आप करते हो तो हारे हुए व्यक्ति की स्पीड आ जाती है। ये होती है 17/3 मीटर पर सेकंड, यहां से कैलकुलेट होकर आ गया, जो कि आंसर है आपका ए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है जो मैंने अभी बोला, अगर आपको ये कम समझ में आ रहा है तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा सकता हूं। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा कि ए जब यहां पहुंच गया और सी 170 मीटर पीछे होगा, यह भी आपको मैंने समझा दिया। जब ए विनिंग 750 मीटर कवर कर चुका है तो सी हमने निकाला कि 170 मीटर पीछे है, यानी 170 मीटर से हारता है। हमने ये भी बोला आपसे कि सी जो है वो 30 सेकंड से हारता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे सपोज करो ये है टाइम टी, तो टी टाइम पे ए जब यहां पहुंच जाएगा विनिंग पॉइंट पर, तो उसी टी टाइम पे सी कहां होगा 170 मीटर पीछे होगा, तभी तो हम बोलते हैं 170 मीटर से हारा है। लेकिन एक बात और समझ लो कि अगर मैं सी को भी यहां आने दूं, तो ए ने अगर टी टाइम लिया है तो सी यहां तक आने में टी प्लस 30 सेकंड लगाएगा, तभी तो हम कहते हैं कि 30 सेकंड से हराया ए ने सी को। क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि टी टाइम पे सी अगर यहां था और टी प्लस 30 टाइम पर यहां है, तो इस दूरी को चलने में कितना टाइम लगा सी को 30 सेकंड लगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई सी की जो स्पीड है, जो हारा है उसकी जो स्पीड होती है, वो जितनी डिस्टेंस से हारा है और जितने टाइम से हारा है उसके रेशियो से मिल जाती है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डीपीक्यू समाप्त हो गया। पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू कि आपने इस क्लास को अटेंड किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डीपीक्यू सीरीज से बहुत फायदा हो रहा है। अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और ज़रूर बताएं कि डीपीक्यू सीरीज़ में आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, कैसे आपने इम्प्रूव किया है, कैसी लग रही है सीरीज़। अभी हमने तो बहुत सारे डीपीक्यूज़ कर लिए हैं, 79 डीपीक्यूज़ हमने कर लिए हैं, बट अभी भी हम हाफ वे थ्रू नहीं है। टारगेट हमारा 200 डीपीक्यूज़ का है, जो कि करना ही करना है।
बस आप बने रहिए, डीपीक्यू चलती रहेगी, बट एटलीस्ट हम अब लगभग 40% तक पहुंचने वाले हैं। अगली डीपीक्यू 80 हो जाएगी, 80 का मतलब 40% ऑफ द टारगेट। A long way to go, but we have come a long way in this very, very, very boring series with the boring thumbnail. But I'm very happy you are following it. Thank you so much. Let's meet in the next session of DPQ number 80. Till then, goodbye. Good boy, good girl. Goodbye. कमेंट जरूर पढ़ूंगा मैं आप सभी के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।